नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। मन की शक्ति की ताकत के आगे कुछ नहीं, किसी का जोर नहीं। इसी कहावत को जीने वाले छत्तीसगढ़ के महान कवि और प्रसिद्ध लेखक साथ ही हमारे वरिष्ठ साहित्यकार आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर अजय पाठक जी। नमस्कार सर, आपका हमारे इस शो में स्वागत है। सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न कि आपकी जो पत्रकारिता की यात्रा या लेखन का जो आपका जुनून है वह कब से शुरू होती है? देखिए, मैं अपने छात्र जीवन से मुझे पढ़ने का शौक था। मैंने भोपाल विश्वविद्यालय से प्राणी शास्त्र में एमएससी किया था। मेरा विषय तो विज्ञान रहा, लेकिन साहित्य से मेरी अभिरुचि रही और यही कारण रहा कि मैंने पढ़ने की रुचि की ही चलते मैंने इतिहास में मेरी रुचि जागृत हुई। हिंदी साहित्य पढ़ा, समाज शास्त्र और इन विषयों में मैंने स्नातकोत्तर किया। फिर कालांतर में मैंने पीएचडी भी की इतिहास में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास की जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर। और इसी दौरान मुझे लगा कि पत्रकारिता में भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। पत्रकारिता एक ऐसा विषय था कि जिसमें जिज्ञासा हुई और मैंने फिर पत्रकारिता में भी स्नातक की उपाधि ली। ओके सर, आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे सर? जब आपने शुरुआत की, किसको आपने अपना प्रेरणा स्रोत माना उस तरह? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि साहित्य और पत्रकारिता यदि हम लोग गौर से देखें तो दोनों का साथ चोली दामन का साथ है। ये अब एक विभाजन सा देखने में आता है, लेकिन पहले हम देखें तो जो बड़े साहित्यकार और कवि हुए वो सब पत्रकार भी थे। हम अटल जी की ही बात करें, कवि के रूप में हम उनको एक बहुत श्रेष्ठ कवि के रूप में पाते हैं, लेकिन हमको यदि देखें तो उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से ही हुई। और भी लोग हैं, मैं बहुतों के नाम गिना सकता हूं ऐसे जो कि कवि भी थे, साहित्यकार थे और साथ में पत्रकार थे। तो स्वाभाविक था कि उनके साहित्य को पढ़ते हुए और ख़ास तौर से जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी वो और उनसे भी आगे चलें तो हमारी पत्रकारिता और साहित्य के पुरोधा हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उनके बारे में जानते हुए फिर पत्रकारिता में मेरी रुचि हुई और इसलिए मैंने पत्रकारिता में स्नातक की उपाधि ली। सर, जब आपने पत्रकारिता के फील्ड में लेखन की शुरुआत की तो उस समय पत्रकारिता की क्या स्थिति थी? किस वर्ष आपने स्टार्ट किया था सर? पत्रकारिता की शुरुआत तो मैंने आज से लगभग 1 दशक से ज़्यादा हो गए। अच्छा। बहुत लंबी अवधि नहीं हुई, लेकिन पत्रकारिता में और विशेषतर साहित्य पत्रकारिता में मेरी शुरू से रुचि रही। और मुझे याद आता है कि जब मैं मिडिल क्लास का विद्यार्थी था तब से मैं धर्मयुग बड़े चाव से पढ़ता था और भी हिंदुस्तान आता था, आर.के. करंजिया का ब्लिट्ज और बहुत सारी पत्रिकाएं थीं उस समय। मध्य प्रदेश संदेश निकला करता था। तो इन पत्रिकाओं को पढ़ता था तो उससे लगाव था। और कालांतर में मैंने अपने आप को यदि समर्थ पाया तो मैंने सोचा कि मुझे भी एक पत्रिका आरंभ करनी चाहिए और इस सिलसिले में फिर मैंने अपनी एक पत्रिका आरंभ की। सर, जब आप पत्रकारिता में प्रवेश करते हैं तो शुरुआत में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, कुछ लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और आप कैसे उससे बाहर निकले? पत्रकारिता अपने आप में ही एक चैलेंजिंग विषय है। यस सर। और यदि हम साहित्य पत्रकारिता की बात करें तो उसके साथ ये होता है कि वो चैलेंज या जोखिम दोगुना हो जाता है। साहित्य और सामान्य पत्रकारिता में ये एक बड़ा भेद है कि जो सामान्य पत्रकारिता है, जिसको हम अब कह सकते हैं सामाजिक पत्रकारिता, तो उसमें एक संभावना आपके साथ रहती है कि आप अपने रिसोर्सेज जुटा सकते हैं। और मैं यदि रिसोर्स की बात कर रहा हूं तो बहुत स्पष्ट कर दूं, और वो बात है धन। जब साहित्य पत्रकारिता की बात करते हैं तो वो संभावना आपके साथ और आधी हो जाती है, क्योंकि साहित्य एक ऐसा विषय है कि वो जनसाधारण थोड़ा उससे
जुड़ा हुआ नहीं है, नहीं है सर। एक वर्ग विशेष है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, वही उसका पाठक है, वही उसका संरक्षक है, वही उसका संचालक है। तो आपको अपने रिसोर्स बनाने में थोड़ी मशक्क़त होती है। और मैं इसको कहूँगा कि कबीर के शब्दों में कहें तो जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। लेकिन थोड़ा सा आपको संघर्षशील होना चाहिए यदि आप साहित्य पत्रकारिता की बात करते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि इसमें असफलता मिलती है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आपको ख्याति मिलती है, आपको मान्यता मिलती है, तो ये आपके श्रम का प्रतिफल है। यस सर, कोई ऐसा संस्मरण जो आपके जीवन में पत्रकारिता के इस दौरान आपको याद हो, उसको आप? बहुत से खट्टे मीठे अनुभव होते हैं जब भी कोई नया काम यदि कोई शुरू करता है तो उसकी प्रशंसा करने वाले भी लोग होते हैं, और बिना कोई अंक देखे या बिना किसी प्रयास के या बिना कोई उसका प्रतिफल देखे उसकी आलोचना करने वाले भी बैठे हुए समाज। मजे की बात कि उसमें प्रबुद्ध लोग भी हैं। जब मैंने पहला अंक निकाला और उसमें संपादकी में मैंने बहुत स्पष्ट ये लिखा था कि ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है। सर वो पत्रिका का नाम बता दीजिए, शायद हम लोग। हाँ, ये बीच में हम लोग विस्मृत कर रहे थे। उस पत्रिका का नाम है नए पाठक। सर ये 2008 से आपने? हाँ, ये पत्रिका 2008 से हमने प्रारंभ की और लगातार इसके 4-5 सालों तक इसके ये त्रैमासिक पत्रिका। हाँ, त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका। और इसने देश में जहाँ भी पहुँची, प्रसार संख्या पे मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने इसकी गुणवत्ता और क्वालिटी पे ध्यान दिया। जहाँ भी पहुँची तो इसका भरपूर स्वागत हुआ। तो बात ये हो रही थी कि इसका क्या रिएक्शन होता है और क्या अनुभव रहे। तो पहले अंक में ही मैंने लिखा कि ये मेरा व्यक्तिगत प्रयास है और मैं कोई दावा नहीं करता कि ये बहुत लंबे समय तक इसको चला सकूं। हाँ, लेकिन इसकी गुणवत्ता को लेकर मैं आश्वस्त था और वो मैंने कहा कि इसकी गुणवत्ता बरकरार रखूंगा, और जिस दिन मुझे लगेगा कि इसकी गुणवत्ता के साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, उस दिन ये पत्रिका बंद कर दूंगा। मेरे पास बहुत सारी चिट्ठियाँ आई कि देखते हैं कितने दिन चलाते हो आप। इस तरह की चैलेंजिंग बातें भी, कुछ प्रशंसा के भी पत्र आए और कुछ नए मित्र बने, शुभचिंतक बने, तो बहुत सारे दुश्मन भी बने। सर अभी जो साहित्यिक जब आपने 2008 में स्टार्ट किया था, तब से लेकर अभी तो कुछ चेंजिंग आया साहित्यिक पत्रकारिता में आपको सर, आपके नज़रिए से? मैं ये मानता हूँ कि हर एक दशक के बाद आदमी की सोच में, समाज की सोच में, पीढ़ियों की सोच में एक अंतर आता है। और वो अंतर इतना बारीक होता है कि उसको समझने के लिए आपको बहुत बारीक अंतर्दृष्टि चाहिए, क्योंकि एक पीढ़ी उस समय निकल चुकी होती है। 10 साल 12 साल की समय अवधि लंबी अवधि है। तो अभिरुचि में भी समाज के परिवर्तन आता है, पढ़ने वालों के भी अभिरुचि जो है परिवर्तित होती है। तो ये तो देखने में आता है। अच्छा, तो अंतर उसमें आ ही जाता है। बिल्कुल अंतर आता है। एक दशक के बाद मेरा अनुमान है और मेरा अनुभव है कि उसके अभिरुचि में, लोगों की अभिरुचि में और समाज की अभिरुचि में थोड़ा सा अंतर आता है। सर जिस जुनून के साथ आप प्रवेश किए थे इस फील्ड में, क्या आपने उन चीज़ों को सीखा उस तरह से? बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला। और मैं एक बहुत मज़ेदार बात आपको बताऊं कि जब मैंने पत्रिका शुरू की तो बहुत से स्थापित रचनाकारों ने कहा कि आप एक संपादक के नाते आपकी जो रचना प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाएगी। आप सिर्फ लोगों को पीठ पर लादे चलेंगे, आपका अपना वजूद खत्म हो जाएगा। और ऐसा होता भी है। अच्छा, संपादक पत्रिका में सिर्फ एक जगह उपस्थित होता है, बाकी यदि देखें तो उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग होते हैं जिनको लेके वो चलता है, एक साथ लेकर चलना होता है। हाँ। तो इस पूरी प्रक्रिया में संपादक यदि स्वयं लेखक है या कवि है या रचनाकार है तो उसकी रचना धर्मिता तो प्रभावित होती है। लेकिन एक दूसरा लाभ ये होता है साहित्य पत्रकारिता में विशेष तौर पे कि ऐसा करते हुए आप बहुत से रचनाकारों की विभिन्न विधाओं की रचनाओं से आप अवगत होते हैं। और उसका संपादक यदि थोड़ा जागरूक है
और गंभीरता से ले रहा है लेखन को, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है नया उसमें। ये मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा साहित्य। सर, आप जब लिखते हैं तो आप क्या भावना होती है, किस तथ्यों को लेकर आप उजागर करना चाहते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक कलाओं को परोसना चाहते हैं? आपका आधार क्या होता है, भावनात्मक अभिव्यक्ति आप क्या अपने ज़्यादातर जो लेख आप कह रहे हैं या जो आप करना चाहते हैं उसमें कैसे? देखिए, लोग ऐसा कहते हैं कि मेरी मूल विधा गीत है और नवगीत है। छोट-छोट कविताएं भी हैं, गद्य भी लिखता हूँ, कुछ व्यंग भी लिखे हैं मैंने, कहानियाँ भी लिखता हूँ, और इतिहास विषयक जो लेख हैं या जिसको कहें कि शोधालेख हैं, मुझे आपका सर मुझे याद आ रहा है कोई एक व्यंग आया था जल्दी, अब मधुशाला समथिंग करके कुछ, वो विमर्श था। ओके। वो हुआ ये कि जैसा मैंने कहा कि शोध परख चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को लेकर अभी भी लोगों के मन में, बहुतेरे लोगों के मन में और प्रबुद्ध लोगों के मन में भी ये भ्रम है कि ये तो हाला प्याला शराब मधुशाला इसकी बात हो रही है, इसमें रूप सौंदर्य की बात है, मदिरा की बात है, तरह तरह की बातें हुई, तब भी हुई और आज भी होती है। तो मेरे मन में विचार आया कि नहीं, इसमें एक गहरा दर्शन बोध भी है। कवि संकेतों से बात कर रहा है लेकिन लोगों की समझ में थोड़ा सा उसको अपने दृष्टिकोण से लेता है पाठक। तो वो बताने के लिए मैंने फिर उस किताब का एक पूरा विमर्श, 135 रुबाइयां हैं उस मधुशाला में। अच्छा। और प्रत्येक रुबाई में कवि क्या कहना चाहता है, इसको मैंने अपनी तरह से बताने का प्रयास किया था। अच्छा। सर, अभी तक आपने जैसे साहित्यिक पत्रिकाएं बहुत देखी, और आपके अनुसार कौन सी साहित्यिक पत्रिका आप आदर्श पत्रिका के रूप में देखते हैं आप उसको? देखिए, हम तब की बात करें, तब की मतलब जो पत्रिकाएं बंद हो गई, जिनको बंद नहीं होना चाहिए था, अधिकतर बंद हुई हैं, तो उसमें मैं धर्मयुग को पूर्ण पत्रिका के रूप में देखता हूँ। जी। बहुत स्तरीय पत्रिका थी और दुख की बात है कि वो बंद हो गई। लेकिन आज यदि मैं कहूँ और साहित्य पत्रिका की बात करूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ से ही जो अक्षर पर्व निकलती है, अक्षर, एक अच्छी पत्रिका हमारे प्रदेश से वो निकल रही थी, साहित्य पत्रिका की यदि हम बात करें। और एक स्थापित पत्रिका थी और जो प्रबुद्ध पाठक हैं उनको एक मानसिक खुराक तो उससे मिलती थी। यस सर, आपके आदर्श साहित्यिक पत्रकार कोई रहे हो? देखिए, मेरी विधा गीत विधा है। और आपको बता दूं कि पूरे भारतवर्ष में जो साहित्य पत्रिकाएं निकल रही हैं, तो भोपाल से एक पत्रिका निकलती थी। अच्छा। और जिसका शीर्षक था, टाइटल था संकल्प रथ। और वो पत्रिका श्री राम अधीर जी उसके संपादक हुआ करते थे। अच्छा। अभी हैं, अस्वस्थ हैं अभी, और काफ़ी आयु हो चुकी है, उनकी अवस्था काफ़ी लंबी हो चुकी है और अवस्था जनित रोगों से वो ग्रस्त हैं, इसलिए वो पत्रिका नहीं निकल पा रही। वो पत्रिका मुझे इसलिए पसंद थी कि एक तो विधा पर केंद्रित थी। अच्छा। गीत विधा पर पूरे भारतवर्ष में साहित्य पत्रिकाओं में एकमात्र पत्रिका थी संकल्प रथ, जो कि भोपाल से प्रकाशित हो रही थी। दूसरी बात, मुझे उस संपादक के रूप में राम अधीर जी की जो खरी खरी बातें थी, और संपादक को ऐसा ही होना चाहिए। और बहुत कम संपादकों में मैंने देखा कि क्रिटिक यदि आलोचना करना है तो वो पर्दे की आड़ में छुप कर नहीं करते राम अधीर। अच्छा। सीधे नाम लेकर लिखते हैं, जिसको जो बोलना बिल्कुल स्पष्ट नाम से कि ये व्यक्ति ने ऐसा किया और इसकी वजह से जो है इसमें गीत विधा को नुकसान पहुंचा या गुटबंदी हुई इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो कहना तो सामने ही और नाम लेकर लिख के ये कहते थे, ये बात मुझे अच्छी लगी। सर, ये वर्तमान जो सूचना तकनीकी का जो समय चल रहा है, उससे साहित्यिक पत्रकारिता कुछ प्रभावित हुई है? ये जो आभासी जो पटल है, चाहे वो मोबाइल का या कंप्यूटर का या लैपटॉप का कहें, ये एक आभासी दुनिया है। हम जानते हैं कि साहित्य की परिभाषा में एक शर्त यह भी है कि उसका स्वरूप लिखित हो और जो आपके सामने हो। समझ रहे हैं? तो एक वो साहित्य जरूर है जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक माध्यम है वो, पर वो हम उसको यदि उसी को साहित्य मान के बैठ जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और
ये सामाजिक जो सोशल मीडिया कहा जा रहा है, इसकी वजह से इसका फैलाव तो हुआ है। ये बात अलग है कि उसमें गंभीर पाठक कितने हैं। जिन हाथों तक वो पहुंचा है उसमें पत्रिकाएं भी हैं, सब कुछ है, लेकिन पाठक उसको कितना रिस्पॉन्स कर रहा है और किस तरह के पाठक है। सर मेरा मानना है जो ये सोशल मीडिया उसने भाषा को तोड़ दिया है। जो एक शुद्ध हिंदी या जो भाषा होती थी साहित्य की अपनी, उसको इसने कहीं ना कहीं से ठोस पहुंचाया है। मैं तो उसको साहित्य ही नहीं मानता। ओके सर। हाँ, जो सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते रहते हैं कुछ ना कुछ, मैं उसको साहित्य मानता ही नहीं। साहित्य वो है जो कि लिखित रूप से उसका स्वरूप आपके हाथों में है, तब तो बात की जाए। अब वो उसमें भाषा को इस तरह से विकृत करके उसमें अंग्रेजी के अनावश्यक शब्द ठुसे हुए हैं और दुनिया भर की विकृतियां हैं, तो हम अब उसके लिए किससे बात करने जाएं? हम उसको गंभीरता से नहीं लेते। जहां तक साहित्यकारों की बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने तो लिखित स्वरूप होना चाहिए, तब हम बात करेंगे। सर ये जो साहित्यिक पत्रकारिता है, मेरा मानना है ये कला, साहित्य और संस्कृति की सबसे बड़ी वाहक होती हैं, और इसमें जो साहित्य पत्रकार होता है उसकी अहम भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा। और मेरा तो ये मानना है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि लघु स्वरूप में ही लघु साहित्य पत्रिकाओं का स्वरूप ही लघु है। लेकिन आपको बता दूं कि पूरे देश में यदि हम देखें तो लगभग 2500 से ज़्यादा लघु पत्रिकाएं निकल रही हैं, अपने रिसोर्सेज से निकल रही हैं। वो सरकारों के अनुदान या किसी और स्रोतों की मोहताज नहीं है। सरकार का तो रुख इसकी तरफ मिल गया तो ठीक। मैं कौन सा सरकार से अनुदान लेता हूँ, मैं तो अपने स्रोतों से निकालता हूँ। तो लेकिन जो दूसरी बात आपने कहा कि संस्कृति, कला, इसकी सबसे बड़ी पोषक और संवाहक ये लघु पत्रिकाएं हैं, और ख़ास तौर से साहित्य पत्रिकाएं हैं कि इनको पर्याप्त जगह मिलती है और उस पर चर्चा होती है, जिसकी आज बड़ी ज़रूरत है। सर जैसे छत्तीसगढ़ की अभी जो स्थिति, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो साहित्य है अभी अधूरा है। अभी छत्तीसगढ़ क्योंकि 2000 में एक नया प्रदेश बनता है, उसके बाद जैसे आप पश्चिम बंगाल का ले लीजिए, महाराष्ट्र का लीजिए, यूपी का ले लीजिए, इनकी जो साहित्य है काफ़ी सुदृढ़ है और समृद्ध है। छत्तीसगढ़ी शब्द का उपयोग या प्रचलन में ये शब्द कब आया, हम गौर से देखें तो पाते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इसका अनुगूंज ज्यादा सुनाई देती है। छत्तीसगढ़ी के साथ 2-3 समस्याएं हैं। ये पहली बात तो इसमें एक सर्वमान्य एक व्याकरण गठित करने की आवश्यकता है। क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से बहुत सारी अभी इसमें काम होने बाकी हैं। लिंग भेद की समस्याएं हैं, कर्ताकरण की समस्याएं हैं, तो बहुत सारी बातें हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इस भाषा का व्याकरण तैयार होना चाहिए, इस भाषा का शब्दकोश तैयार होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो छत्तीसगढ़ी लिखने वाले साहित्यकार हैं ये वही हैं जो हिंदी में लिख रहे हैं। हाँ। छत्तीसगढ़ी कोई साहित्यकार आसमान से नहीं टपका है। जैसे भोजपुरी की बात करें हम, तो भोजपुरी का साहित्यकार वही है जो हिंदी का साहित्यकार है, छत्तीसगढ़ी में भी वही है। लेकिन जो ग्रामीण अंचलों से छत्तीसगढ़ी लिखने वाले जो कवि या लेखक आ रहे हैं, उनके साथ समस्या ये है कि वो एकेडमिक रूप से उतने प्रगाढ़ और प्रबुद्ध नहीं है। वो गांव के एक बेचारे जमीन से जुड़े हुए देहात से आए, तो वो अपनी तरह से लिख रहे हैं, वो रचनाएं अनगढ़ महसूस होती हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है, जो लोक कला है, वो वाचिक अवस्था में अभी भी है। तो जब तक वो ग्रामीण से निकल के शहरों की तरफ या लिखित रूप से हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक छत्तीसगढ़ी कला और साहित्य को हम सही से समझ नहीं पाएंगे। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। यदि हम लोक की बात करते हैं तो वो तो अनगढ़ रहता है, नहीं, वो लोक को हमें भूलना होगा। और लोक एक वाचिक परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। वो एक साहित्य अलग है, लोरिक चंदा है, पंडवानी है या भरथरी है, वो लोक से जुड़ी चीज। मैं आज के परिदृश्य में बात कर रहा हूँ कि आज भी गाँव में बहुत से ऐसे रचनाकार हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ी में लिख पढ़ रहे हैं या कह रहे हैं। मैं उनकी तो उनको भी एक तरह से
थोड़ा परिमार्जित करने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात आपने कही सरकार का क्या योगदान है। नहीं सर, सरकार से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? कि सरकार से जो अपेक्षा रखते थे छत्तीसगढ़ के लोग, तो सरकार ने दे तो दिया है छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग। अभी हाँ, भाषा आयोग को लेकर स्थापना सरकार का दायित्व तो पूरा हो गया। यस सर। जब तक सरकार में बैठे हुए लोगों के मन में छत्तीसगढ़ी को लेकर मोह नहीं होगा, या कोई गंभीर उनके अंदर कोई एक निष्कर्ष पे वो लोग या ये कहें कि अंदर से उनमें जागृति या चेतना नहीं होगी, मोह नहीं होगा छत्तीसगढ़ी को लेकर, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसे आयोग गठित कर देने से, बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रयास बहुत गंभीरता से और ईमानदारी से करना होगा। छत्तीसगढ़ी के साहित्यकार को भी, छत्तीसगढ़ी के पाठक को भी और छत्तीसगढ़ सरकार को भी, ये सबका दायित्व बनता है और सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही छत्तीसगढ़ी का भला होगा। नहीं तो लिखते पढ़ते रहिए, आयोग बनाते रहिए। सर, आपसे अगर कहा जाए साहित्यिक पत्रकार पैदा करने के लिए, तो आप सबसे पहले उनके अंदर किन गुणों का विकास करना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई अध्ययन होना आपका। आप पत्रकार बनने जा रहे हो, पत्रकारिता का क ख ग नहीं जानते, उपाधियां ले लेने से कुछ नहीं होता जाता। वो तो आजकल डिग्रियां बढ़ ही रही हैं, वो जो भी मैं नहीं कहूंगा, पर उपाधि लेने भर से कुछ नहीं होता। जब तक आपको अध्ययन, मैं तो कहता हूं कि इसको गुरु शिष्य परंपरा से जोड़ देना चाहिए। किसी बहुत वरिष्ठ और सुलझे हुए पके हुए पत्रकार के साथ 5 जो नवोदित पत्रकार हैं वो बैठे। मैं तो कहता हूं ये क्योंकि कोर्स का विषय भी नहीं है, ये तो अनुभव जनित चीजें हैं, अनुभव बता देगा उनको। तो पहली बात तो यह है कि अध्ययन होना चाहिए। दूसरी बात, अपने काम के प्रति निष्ठा और ईमानदारी होना चाहिए। और मैं यदि ईमानदारी शब्द को जोड़ देकर कह रहा हूं तो उसके बहुत से आशय होते हैं। ईमानदारी होना चाहिए। जो हम कह रहे हैं, जो करने जा रहे हैं या जो कर रहे हैं, वो पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर ईमानदारी से अपनी बात करें। यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं कैरियर के रूप में भी और यश और नाम कमाना चाहते हैं, तो फिर आपको मेहनत तो करनी होगी, अपने आप को परिमार्जित करना होगा। थोड़े में संतुष्ट होकर बैठने, क्योंकि होता क्या है पत्रकारिता में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि वो व्यक्ति का जहां थोड़ा नाम हुआ तो वो नाम और यश के व्यामोह में ऐसा पड़ता है कि फिर उसको आगे की राह नहीं दिखाई देती। उसकी मंजिल जो है काफी दूर होती है। उसको ये उद्देश्य रखना चाहिए। तीसरी बात, उसको दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। जितने भी साहित्य पत्रकारिता की दुनिया में जो आना चाहते हैं, उन वो एक दृढ़ प्रतिज्ञ हों। वो किसी के लोभ प्रलोभन या और दूसरी चीजों से प्रभावित न हो। उसका व्यक्तित्व सामने दिखना चाहिए और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व सामने आना चाहिए, तब तो वो सफल पत्रकार होगा। सर, एक लेखन के लिए जो क्षमता, जैसे बहुत लोग हैं आजकल लिखने की क्षमता बहुत कम हो रही, लोग कमज़ोर हो रहे हैं, सुनने की क्षमता लोगों के अंदर ज़्यादा, लोग लिखने से कतराते हैं। अगर किसी को 2 पेज दे दिया जाए तो लोग लिखना पसंद नहीं करते, लेकिन वहीं अगर ऑडियो वीडियो उनको लगा दिया जाए 4 घंटे बैठ के देख लेते हैं। क्या रीज़न है सर, लोगों के अंदर लेखन की शैली घटती जा रही है? लोगों के अंदर लेखन की प्रवृत्ति घट रही है। इसको मैं दूसरे तरह से कहूँ तो ये कहूँगा कि लोगों के भीतर पढ़ने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। लेखक भी जो आजकल जो कई स्वनाम धन्य लेखक बने हुए हैं, वही कितना पढ़ते हैं। अब जब आप पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या? पहली बात। दूसरी बात आपने जो कही कि लोग सुनना पसंद कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ पढ़ना कम हो गया है। यस सर। या लिखना कम हो गया है। तो देखिए होता क्या है कि ये एक तरह का हम अनपढ़ पने के दौर की ओर जा रहे हैं। आज से 1000 साल पहले आप कल्पना करके देखिए, जितने काव्य लिखे गए हैं वो वाचिक परंपरा के लिए लिखे गए थे। लोग शुद्ध, क्योंकि शिक्षा का प्रसार ही नहीं था, लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो उनको गा गा के, चाहे वो पृथ्वीराज रासो हो, चाहे आल्हा हो, चाहे और कोई सा भी काव्य हो, महाकाव्य हो, वो क्यों सुनाया जाता था? क्योंकि आदमी पढ़ना ही नहीं जानता था, तो भैया उसको सुनाओ। आज के परिदृश्य में आप देखिए कि क्या हम उसी ओर नहीं जा रहे हैं? मैक्सिमम लोगों का तो दिमाग पंगु होगा। क्योंकि उस व्यक्ति, देखिए होता क्या है
कि लिखने पढ़ने वाले व्यक्ति का दिमाग क्रियाशील और ऊर्जावान होता है, वो उसका विवेक होता है, नीरचीर विवेक करता है, भाषा में भी सुधार भाषा में सुधार आता है, उसकी सोच में सुधार आता है, उसका दृष्टिकोण व्यापक होता है। लेकिन जब आदमी वो कुंद हो जाता है, या यूं कहें कि जब वो सिर्फ आप उसको सुनाने लगोगे तो उसके दिमाग का आपने व्यवहारण कर लिया, उसके दिमाग को कुंद, वो सिर्फ हाँ और ना में सिर हिलाते रह जाता है। उसकी खुद की अभिव्यक्ति, खुद की चेतना, ये सब कुंद हो गई। तो ये एक बड़ा खतरा है। सर, अंत में आप आने वाले साहित्य पत्रकारों को कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मेरा ये अब संदेश क्या, मैं एक अनुभव जरूर मैं अपने अनुभव के साथ सबको जोड़ना चाहूँगा। वो ये कि पहले अपनी ज़मीन तलाश कर लें, जमीन आर्थिक रूप से कुछ इस तरह से अपने रिसोर्सेस रखें ताकि आपकी आजीविका ठीक ठाक चलती रहे, और उसके बाद आप पत्रकारिता में यदि आते हैं तो आप एक दमदार पत्रकार के रूप में सामने आएंगे, चाहे वो सामाजिक पत्रकारिता हो, चाहे वो साहित्य पत्रकारिता हो, या वो किसी तरह की पत्रकारिता। आर्थिक स्वावलंबन बहुत आवश्यक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ही यदि हम आर्थिक स्वावलंबन तलाशते रह जाएंगे तो हम अपने पत्रकार के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। सर, अंत में आपकी अपनी 2 पंक्तियां जो आपने खुद लिखी हैं उसको दर्शकों को उसमें। मैं आत्म परिचय के तौर पर, एक गीतकार क्या होता है कि हाँ जी हाँ, मैं गीतकार हूँ। जग हंसता है, मैं हंसता हूँ, रोता है जग, रो लेता हूँ, फूलों की दरकार नहीं है, कांटों पर भी सो लेता हूँ, और जनमानस में मिश्री जैसा बूंद बूंद घुलता विचार हूँ। हाँ जी हाँ, मैं गीतकार हूँ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।